नमस्कार, दूरदर्शन के विशेष प्रोग्राम बजट 2022 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार घर को चलाने के लिए हम अलग अलग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को समाहित करते हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, क्या खर्चे हों, क्या आय है। उम्र और जेंडर के हिसाब से वो आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती हैं। बुजुर्ग व्यक्ति की अलग होगी, छोटे बच्चे की अलग होंगी, लेकिन घर का जो मुखिया है उन सारी ज़रूरतों को एक साथ समावेशित करते हुए वो प्रायोरिटीज़ तय करता है और फिर ये तय करता है कि हमें खर्च किस प्रकार से किन किन मदों में करना है। आय से अगर व्यय ज़्यादा है तो यहाँ मुसीबत बढ़ सकती है। इन सारी बातों को समझते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 पेश किया। अलग अलग बहुत सारे इसमें इसके डायमेंशंस हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये फ्यूचरिस्टिक और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। विषय के एक्सपर्ट्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर अजय पाल सिंह राठौर, निदेशक MNIT जयपुर। बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में है श्री अरुण अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट 40, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर पंकज प्रभात, डायरेक्टर जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रभात, आपसे शुरू करते हैं कि जैसा आपने कहा कि ये इकोनॉमी में एक 2 वर्ष में हमने सेटबैक झेला है, यानी कि हम 2 वर्ष से पैंडेमिक की मार झेल रहे थे। सरकार की प्रायोरिटीज़ अलग थी, बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस हमें देने पड़ रहे थे। ऐसे समय के बाद में ऐसा माना जा रहा है कि ये बूस्टर डोज फॉर इकोनॉमी है। आपकी क्या राय है? हाँ, इस बजट को आप सही कह रहे हैं। इस बजट को हमें एक कंटिन्यूम में देखना चाहिए। इसको आइसोलेशन में देखने से आप पूरी तरह से इसे समझ नहीं पाएंगे। इसको एक कंटिन्यूम में देखना चाहिए और एक पॉलिसी कंटिन्यूम इस बजट के अंदर दिख रहा है। जो पहले बजट प्रेजेंटेड होते थे पुराने ज़माने में, अगर आप 10 साल 20 साल पहले की बात करें, तो बजट स्टैंड अलोन हुआ करता था। लेकिन अभी जो बजट है वो एक पॉलिसी कंटिन्यूम की बात करता है। जैसे पिछले बजट को देखें, पिछले से पिछले बजट को देखें, तो अगर मैं इस बजट को देखूं तो इसमें जो कीवर्ड सामने आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो है गति शक्ति। तो आप गति शक्ति के रूप में अगर आप देखें कि इकोनॉमी को गति शक्ति देने की ज़रूरत थी। कोविड के बाद हम लोग ये प्रयास कर रहे थे, हमारा ये मानना था कि अब इकोनॉमी को रिवाइव करने का टाइम आ गया है और अब ये रिवाइव होना चाहिए। तो जो कारण था वो था बेसिकली कोविड की वजह से हमारा सप्लाई ऑल ऑफ ए सडन अरेस्ट हो गया था सप्लाई का, और जो डिमांड था उसमें कमी आ गई थी क्योंकि लोगों के इनकम नीचे की तरफ चले गए थे। तो ये दोनों साइड का मामला था और ख़ास करके सप्लाई शॉक के रूप में इसको देखा जा रहा था। तो अभी अगर आप इस बजट को देखेंगे तो इसमें गति देने की प्रयास की गई है। इसको बूस्टर बजट हम कह सकते हैं और ख़ास करके मैं इसको 4 प्लैंक पर देखना चाहूँगा और उसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये एक बूस्टर इकोनॉमी को बूस्ट करने की का बजट है। पहला प्लैंक जो इस बजट का है वो है मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट पर इस पर काफ़ी जोर दिया गया है और आप देखेंगे करीब करीब 4.1% ऑफ GDP कैपिटल बजट के रूप में इसमें रखा गया है, विच इज़ ए गुड इंडिकेटर, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। और ख़ास करके 1 लाख करोड़ अगर आप देखेंगे तो सरकार, केंद्रीय सरकार जो है वो राज्य सरकारों को दे रही है कि आप इन्वेस्टमेंट में चैनल करिए इस पैसे को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न है और मुझे लगता है कि इससे इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बूस्ट होगी। दूसरा अगर हम देखते हैं तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट की, जी बिल्कुल, और इसको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें प्रेजेंट किया गया है और इसको वेलकम किया गया है कि जहाँ पर भी, जैसे रक्षा में भी अगर आप देखें तो रक्षा के अंदर भी इस बात का प्रोविज़न रखा गया है कि अब प्राइवेट पार्टनरशिप होना चाहिए। उनके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके करीब 25% जो उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्वमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर का हो सकता है इसके अंदर। दूसरा जो मैं देख रहा हूँ वो है डिजिटल। डिजिटल एक बहुत ही की फैक्टर है इसका, तो उस पर हम लोग इलाबोरेट में चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से डिजिटल एक नए परिप्रेक्ष्य में देखा गया है इस बजट के अंदर। जैसे मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या सनराइज जिसको बजट में कहा गया है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैंक है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है इस बजट को पिछले साल के बजट से। और तीसरा जो पॉइंट मैं कहना चाहूँगा वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, भारत के लिए, वो है अर्बन रूरल गैप को कम करने की कोशिश की गई है और हर तरह के प्लैंक पर कम करने की कोशिश। जैसे अगर हम ईज़ ऑफ लाइफ को ले लें, लिविंग स्टैंडर्ड्स को ले लें, या फिर इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ को ले लें, या अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, रूरल ट्रांसपोर्टेशन की बात हम करें, तो इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया गया है इस बजट के अंदर, जिसमें रूरल और अर्बन के जो लाइफ स्टाइल है उसको एट पार लाने की कोशिश इस बजट के द्वारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमी के रिवाइवर के लिए। और जो लास्ट है, चौथा है, वो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। हम अभी तक अभ्यस्त थे कि बड़े बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अभ्यस्त थे, तो
हो सकता है कि हम ये कहें कि भाई इसमें बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन जो बड़ा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है वो हमारा नीड ऑफ द आवर है। और पिछले बजट में भी बड़े इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए थे, और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो है वो इंडिकेटर है ग्रोथ का। तो जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो आज का जो ग्रोथ है, अगर हम 9% से ऊपर ग्रोथ अचीव करने की बात कर रहे हैं या 10% से ऊपर जाने की बात करेंगे अगले आने वाले वर्षों में, तो इसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहेगा वो हमारा रहेगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का, तो जो कि बिल्कुल सही प्रायोरिटी है इस बजट का। तो मेरे हिसाब से ये एक बूस्टर डोज है इकोनॉमी के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभात। आपने जो बात कही कि शहर और गांवों के बीच की दूरी को कम करने का इसमें प्रयास किया गया है। जैसा सरकार ने घोषणा की है कि हम हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल वो है रिमोटेस्ट एरिया तक लेके आएंगे। पिछले समय में हमने देखा कि बिजली की आपूर्ति हर कोने कोने के तक पहुंचाई गई है। प्रोफेसर राठौर, आपके पास आता हूं। डिजिटल डिवाइड की बात हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रही है। ग्रामीण भारत में उतनी अच्छी सुविधाएं मुहैया पहले नहीं थी, और बिकॉज ऑफ सडन क्राइसिस ऑफ ड्यू टू पेंडेमिक अचानक से शिक्षा के जो रिसीव करने के जो या डिलीवरी के जो मोड हैं उनमें तेज़ी से परिवर्तन आए, कंपल्सिव चेंज आया। माइट बी वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, और इट माइट बी दैट वी प्रीपोंडेड फॉर फ्यू ईयर्स दैट बिकॉज ऑफ दैट कंपल्सिव चेंज। लेकिन सरकार ने अभी जैसा देख रहे हैं कि इस बार एजुकेशन सेक्टर के लिए कुछ बढ़ोतरी की है। आपकी राय क्या है इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र के लिए? पुनीत जी, यह बजट एजुकेशन सेक्टर को एक नई दिशा देने वाला बजट है। जो फोकस है अब वो है डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे, रीस्किलिंग, स्किलिंग और एम्प्लॉयबिलिटी के लिए। और डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए भी किया जा रहा है और स्कूल एजुकेशन के लिए भी किया जा रहा है जी। अगर अपन स्कूल एजुकेशन का देखें, फोकस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ई कंटेंट डेवलप करें, और वो ई कंटेंट ऐसा हो जिनकी डिलीवरी मल्टी मोड्स के माध्यम से की जा सके। आप उनको टीवी के माध्यम से डिलीवर कर सकते हैं, रेडियो के माध्यम से डिलीवर कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से डिलीवर कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप इसको डिलीवर कर सकते हैं। देखिए, एक सर्वे आया था तकरीबन 1 साल पहले, और उसमें बताया गया था कि हिंदुस्तान में लगभग 1,20,000 ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक अध्यापक है। और उस सर्वे में ये बताया गया था कि लगभग 11,16,000 अध्यापकों की कमी है अपने स्कूल एजुकेशन सेक्टर में। नाउ ये सारी कमी एक साथ दूर की नहीं जा सकती, लेकिन इस गैप को सरकार डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के माध्यम से इसको पूरा करने की कोशिश कर रही है, एंड दिस इज़ ए वेरी राइट स्टेप इन दैट डायरेक्शन। ई विद्या जो पीएम के चैनल है एजुकेशन के लिए, 1 क्लास 1 टीवी, इसको उन्होंने 12 से 200 तक एक्सपेंड कर दिया है। जी जी। आइडिया ये है कि रीजनल लैंग्वेज में आप डिलीवरी कर सकें एजुकेशन को, जो कि नई शिक्षा नीति में बहुत एम्फेसिस किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, नई शिक्षा नीति में ये एम्फेसिस है कि आप स्कूल एजुकेशन में जहाँ तक हो सके रीजनल लैंग्वेज का आप यूज़ करें। एक और नया कंसेप्ट यहाँ पे फॉर्मली लेके आया गया है, वो है वर्चुअल क्लास रूम, वर्चुअल लेबोरेटरीज। सो 750 वर्चुअल लेबोरेटरी और 75 ई स्किल लेबोरेटरी के बारे में कहा गया है। वर्चुअल लेबोरेटरी को अगर आप देखें, आप अगर देखें, नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में ट्रेन करते हैं। जी जी। तो हम अपने बच्चों को वर्चुअल लेबोरेटरी में क्यों नहीं कर सकते तैयार उनको? उस सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में बच्चा ये देख सकता है कि अगर मैं ये वेरिएबल चेंज करूं तो उसका रिजल्टेंट आउटपुट क्या होगा।
सो ये एक बहुत अच्छी पहल टेक्नोलॉजी है की सही इस्तेमाल जो है Yes. शिक्षा के लिए वो किया गया है। ये बहुत 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 अच्छा इन्होंने किया है इस बजट में। इस बजट में 250 करोड़ का एंडोवमेंट का प्रोविज़न किया है। 5 रीजनल सेंटर आइडेंटिफाई किए जाएंगे, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जहाँ पे ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर अर्बन प्लानिंग एंड डिज़ाइन को खोलने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। आइडिया ये है, जैसा कि मुझे लगता है कि 5 रीजन में, हर रीजन में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर अर्बन प्लानिंग एंड डिज़ाइन खोला जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अर्बन प्लानिंग एंड डिज़ाइन में अपना देश थोड़ा सा पीछे है, बिकॉज अपनी प्लानिंग पीस मिल फैशन पे होती है। जी जी, इंस्टेंट नीड के लिए इंस्टेंट सॉल्यूशन देखते तो हैं। पीस मिल फैशन में वो एक अच्छी प्लानिंग निकल के नहीं आती है। अब MNIT भी एक कंटेंडर होगा इसके लिए, बिकॉज हम भी वो सब चीज़ें रख रहे हैं जिनके तहत हमें भी दिया जा सके। अगर मैं स्किलिंग की बात करूं तो एक स्टैक है उनका देश स्टैंड्स फॉर डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। नाउ ये एक पोर्टल बनाएंगे इस पे ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, और प्राइमरली ये अपस्किलिंग, स्किलिंग और रीस्किलिंग के काम में इस्तेमाल किया जाएगा, इसको लिया जाएगा। ना ये एक बहुत अच्छा कदम है ये, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए भी और बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी। अब अगर आपने देखा होगा पिछले 1 साल में लगभग 40 यूनिकॉर्न अपने देश ने पैदा किए हैं, और टोटल काउंट शायद 81, 82 के पास पहुंच गया है। तो आने वाले दिनों में ये चीज़ माहौल और बनेगा स्टार्टअप के लिए, और कुछ और यूनिकॉर्न भी हम उम्मीद कर सकते हैं। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है NSQF, उसको रीअलाइन किया जा रहा है ताकि इंडस्ट्री रेलेवेंट, जो इंडस्ट्री को चाहिए उस तरह की स्किल मैन पावर को डेवलप किया जा सके। सो ऑल एंड ऑल ये बजट एजुकेशन के सेक्टर को एक नई दिशा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पिछले वर्ष और इस वर्ष की अगर हम राशि में बात करें तो कुछ परिवर्तन है, इजाफा हुआ है या बिल्कुल बिल्कुल पुनीत जी, लगभग अगर मैं बजटरी प्रोविज़न के हिसाब से देखूं तो पिछले साल और इस साल में लगभग 12% का इंक्रीज़ है। लगभग 1,04,000 करोड़ का प्रोविज़न इस बार किया गया है, और अगर मैं एक्चुअल प्रोजेक्टेड स्पेंड से देखूं तो वो इंक्रीज़ लगभग 16%, अब चीज़ सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ in budgetary provision for education sector. So I'm quite happy with the provisions that they have made in budget for education sector. जी, ऐसा किसी बुद्धिमान ने कहा था कि अगर किसी देश की सही दिशा देखनी है तो ये देखना चाहिए कि वहाँ शिक्षा के क्षेत्र के लिए बजट कितना रखा गया है। और मुझे लगता है कि राठौर साहब, जैसा आपने कहा कि 12% का इजाफा या 16% का इजाफा जो आपने कहा, और हमारा देश की आबादी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश कहा जाता है, और इसीलिए शिक्षा की आवश्यकता बहुत महती है, और आपने वैलिड पॉइंट रखा। मैं स्टार्टअप पर फिर से आपको टच करूंगा। फिलहाल मैं आता हूं अरुण जी के पास में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी भी आइसोलेशन में नहीं हो सकते हैं, यानी कि आप एकला चलो रे मैंने ही कुछ मैन्युफैक्चर किया और मेरी लोकल नीड के लिए किया, उस तरह से कभी भी देश की विकास को गति नहीं मिल सकती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो तारतम्यता है वो बनी रहनी जरूरी है। आपकी दृष्टिकोण से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को किस तरह से इस बजट में एड्रेस किया गया? बिल्कुल, ये जो बजट कल माननीय वित्त मंत्री महोदया ने द्वारा पेश किया गया, ये बजट आज़ादी के अमृत महोत्सव जो चल रहा है 75 साल के बाद, और इसको 25 साल के विजन को लेकर 75 से 100 साल तक के भारत की आज़ादी के परिप्रेक्ष्य में इस बजट को पेश किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के मार्फत भारत सरकार को। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपने जो प्रश्न उठाया, निश्चित रूप से इंपोर्ट में हीरो के जेवरात पर 5% कस्टम ड्यूटी चालू कर दी। इसके अलावा मशीनरी जो है, जो भारत से मशीनरी जो आती है, आयात होती है, उस पर उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी।
इसका जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया का, वो सपना लॉन्ग टर्म में साकार निश्चित रूप से इस बजट से होगा। इसमें बाहर से जो मशीनरी आएगी उसमें हम सेल्फ मेड होंगे, किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। और ये जो आत्मनिर्भर भारत में जो हमारे गांव देहात और छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर को भी इन्होंने कवर किया। इसमें कई तरह की, जैसे कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान, इसको ध्यान में रखते हुए इन पे ड्यूटी घटाई है। एमएसएमई गारंटी योजना पे ड्यूटी घटाई है। कॉर्पोरेट टैक्स में 18 से 15% कर दिया गया और सरचार्ज को 7% कर दिया गया। ऐसे में निश्चित रूप से ये बजट आने वाले समय में, ये शॉर्ट टर्म हो सकता है, अपने को नहीं दिखाई देता हो, किंतु ये निश्चित रूप से इस बजट की भावना लॉन्ग टर्म है और आने वाला इंडिया भारत को पूरे विश्व में लीड करेगा। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो सपना है भारत का, और निश्चित रूप से इस बजट के कारण इसमें कई तरह के, इसमें रियल इस्टेट को भी छुआ गया है, इसमें हर सेक्टर को छुआ गया। इसमें जैसे एमएसएमई के लिए इसकी सीमा बढ़ाने, आवंटन में वृद्धि एक अच्छा कदम है। एमएसएमई क्रेडिट पिछले 12 महीने में सबसे तेजी से बढ़ी है। आईटी सेतुओं के माध्यम से केंद्र और राज्य स्तरीय प्रणालियों का समेकन हुआ है। परिवेश पोर्टल के क्षेत्र का विकास हुआ। भू दस्तावेज के आईटी आधारित प्रबंधक हेतु यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नंबर हुआ। कंपनियों के जो क्लोजिंग था वो 2 साल पहले पीरियड था, उसको कम करके 6 महीना कर दिया गया। ये निश्चित रूप से कारपोरेट सेक्टर के लिए और हम छोटे उद्यमी के लिए भी बहुत अच्छा कदम है। कंपनियों के स्वैच्छिक समापन के लिए सी-पेस की स्थापना की गई। सरकारी अधिप्रति में एंड टू एंड ऑनलाइन सिस्टम और सिक्योरिटी बॉन्ड का उपयोग किया गया। एबीसीजी प्रोत्साहन कार्यबल किया गया। पीएलआई स्कीम की तरफ 5G को समर्थन किया गया। और दूसरी बात, इसमें रक्षा बजट को बढ़ा के, रक्षा बजट के साथ एमएसएमई सेक्टर को, छोटे उद्यमियों को, उद्योग, स्टार्टअप्स और एकेडमिया के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास का भी प्रारंभ किया गया है। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा, ये बजट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। इसमें विशेषकर एमएसएमई वालों को 1,30,00,000 लोगों को विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये सिर्फ यही भावना है कि हमारा स्टार्टअप और हमारा देश आत्मनिर्भर बने हमारे देश में। इसके अलावा पाम ऑयल और वो जो ऑयल सीड ये है, इसके ऊपर भी इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया, जिससे देश में जो ऑयल प्रोडक्शन होते हैं, जो कई साबुन के और कई तरह की छोटी छोटी इंडस्ट्री जो काम आते हैं, उसका देश में डेवलपमेंट होगा। देश में डेवलपमेंट होने के कारण निश्चित रूप से ये मैं कह सकता हूँ कि ये व्यापार उद्योग के लिए विकासोन्मुखी बजट है। और ये हम जो 21वीं सदी में अभी हम प्रवेश कर चुके हैं, 21वीं सदी भारत को और पूरे विश्व को, अभी 5वें स्थान पर हमारी इकोनॉमी आ चुकी है पूरे विश्व में। और इस महामारी के कारण, इस कोरोना महामारी में जहां व्यापार उद्योग सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा सेटबैक व्यापार उद्योग को लगा हुआ है, ऐसे में सरकार द्वारा जो ये पॉलिसियाँ लाई जा रही है, निश्चित रूप से ये हमारे हर चीज़ के लिए, जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा, जीएसटी का इस महामारी के बावजूद हाईएस्ट कलेक्शन हुआ जनवरी 2022 में, जो पिछले साल के मुकाबले भी तेज था। तो और अभी ग्रोथ रेट भारत सरकार अनुमान लगा रही है 9 पॉइंट के ऊपर जाके ग्रोथ रेट आएगी। तो ये निश्चित रूप से हमारा अचीवेबल है। जी जी। डॉक्टर पंकज, आपके पास आता हूँ मैं। माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ समय पूर्व एक बात कही थी, लोकल फॉर ग्लोबल की। जब तक हम हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रोडक्ट हैं उनको एक शोकेस करने का मौका नहीं देंगे, ये बात साबित नहीं हो पाएगी। और आईटी का इसमें बड़ा रोल रहेगा कहीं ना कहीं। आईटी में हमने ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया है, वी आर वर्ल्ड लीडर, पूरी दुनिया भर में हमारी ही मैन पावर है। और गत वर्ष में देखें तो अगर फिस्कल ईयर में अगर उनके फाइनेंशियल रिटर्न्स की हम बात करें या उनके डिविडेंड्स की बात करें तो दे हैव डन ए ट्रेमेंडस ग्रोथ ऑल्सो। बात करता हूँ मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए को लेकर के। क्या इस बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी कुछ विशेष राहत है, या किस तरह से हमारे किसान भाई या ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस बजट से लाभान्वित होंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इस बात पर कमेंट करना चाहूँगा कि ये डिजिटल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की बात इस बजट में की गई है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रायोरिटी है। और जो सनराइज सेक्टर्स हैं इसके अंदर, जैसे एआई है, जीनोमिंग है, उसके बाद ब्लॉकचेन है, तो ये सारे जो मॉडर्न चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अभी जो कहा गया कि ये 21st सेंचुरी का बजट है, तो डेफिनेटली इंडिया एट 100 की बात की जा रही है कहीं ना कहीं। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक बजट है जिसमें कोई दो मत नहीं है। और इसका जो इम्पॉर्टेंट प्लैंक है वो हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दोस्त है, और ये देखा गया कि इंडस्ट्री को अगर आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें तो वो बहुत आगे जाता है। इसके अलावा कि और भी कुछ कंसेशंस अगर आप देते हैं उससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं मिसिंग था इंडस्ट्री के लिए। तो ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बजट है। एग्रीकल्चर का जहाँ तक सवाल है तो इसमें 3 चीज़ें बहुत साफ दिख रही हैं। एक तो है कि जो MSP का जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र है ट्रांसफ़र क्रेडिट अकाउंट के अंदर, वो करीब बजट के अंदर मेंशन किया गया है कि 2.37 लाख करोड़ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो MSP का है वो ट्रांसपेरेंसी लाएगा, और एग्रीकल्चर में ट्रांसपेरेंसी इन डीलिंग वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा जो एग्रीकल्चर का दिख रहा है वो है कि इनको मॉडर्नाइजेशन से और मॉडर्न जो वेज़ हैं एग्रीकल्चर के उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है, और आगे चल कर के ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, इस पर काफ़ी अच्छे एक्सपेरिमेंटेशंस होंगे और इसको बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा है किसान ड्रोन। हम सोच नहीं सकते थे कि किसान ड्रोन्स की बात की जाएगी और जिससे सर्विलेंस होगा और इससे एग्रीकल्चर को फ़ायदा होगा। तो मेरे हिसाब से तो बहुत है। और एक को इन्वेस्टमेंट मॉडल की बात की गई है एग्रीकल्चर के अंदर, जो कि नाबार्ड के साथ मिल करके स्टार्टअप इन एग्रीकल्चर की बात की गई है। तो आप देखें तो मुझे लगता है कि ये बड़े सारे डॉट्स को एक साथ मिलाने का प्रयास किया गया है इस बजट के अंदर, जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम, मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ इनकम, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, लिंकिंग रूरल विथ अर्बन। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप एक साथ मिला के देखें तो आपको ये पूरा पिक्चर क्लियर होता है कि ये किस तरह के इंडिया का निर्माण हो रहा है। और निश्चित रूप से हम बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और इससे ग्रोथ तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, साथ में हम वर्ल्ड से कंधा मिला करके खड़े हो पाएंगे। अगर हम इन सारी चीज़ों पर अगर हम नहीं बिल्ड करें तो मुझे लगता है कि आगे चल करके हमें परेशानी होगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया एट 100 का विजन लेकर के आगे बढ़ा जाए, और ये बिल्कुल सही प्रायोरिटी है जी। हर बजट में विमेन के लिए स्पेशल प्रोविजंस रखे जाते हैं। इस बार के बजट में महिलाओं के लिए और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए क्या प्रोविजंस रखे गए? इसमें एक तो जो 4 हमारे जो प्रोग्राम पहले चलते थे, 4 या 5, उसको स्ट्रेंथन किया गया, उसको रिवैम्प्ड किया गया है। जैसे एक तो मिशन शक्ति था, फिर मिशन वात्सल्य, और उसके बाद सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 की बात हम कर रहे हैं। तो इन सारे प्रोग्राम्स को रिवैम्प्ड किया गया। जैसे आप देखें कि न्यू जनरेशन आंगनवाड़ी स्टार्ट की बात की गई, तो न्यू जनरेशन आंगनवाड़ी और जो पहले था उसमें डिफरेंस ये है कि अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। अब जैसे ऑडियो विजुअल एड्स उनको अवेलेबल होंगे जो आंगनवाड़ी में काम करने वाली हमारी महिलाएं हैं, और एक इम्प्रूव्ड इन्वायरमेंट होगा जिसकी बात की गई है इस बजट के अंदर, जो बच्चों के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। और करीब करीब 2 लाख आंगनवाड़ीज़ को अपग्रेड किया जा रहा है इस बजट के अंदर। तो मुझे लगता है जैसे एक और प्रोविज़न अगर हम देखें वो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारी वुमेन को स्ट्रेंथन करता है, खास करके रूरल एरियाज़ को। वो है जैसे इसकी बात करें हम कि करीब 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स को लिंक किया जाएगा, और उसमें हर घर नल से जल। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये एक ऐसा स्टेप है जिससे कि हमारे महिला सशक्तिकरण को इसको बहुत फ़ायदा है। इसमें महिलाओं को के पास समय बचेगा और उस समय को वो प्रोडक्टिवली इन्वेस्ट कर सकती हैं, और वो कुछ अपने इनकम जनरेशन प्रोग्राम्स में लगा सकती हैं। चाइल्ड केयर अच्छा हो सकता है। और ये देखा गया है, खास करके अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो जैसे 100 रुपया की कमाई अगर महिला के हाथों में जाती है और 100 रुपया की कमाई अगर पुरुष के हाथ में जाता है, तो ये देखा गया है कि जो 100 रुपये का जो इम्पैक्ट है महिला के हाथ में जब जाता है ये, तो उसका जो इम्पैक्ट है पोषण के ऊपर, बच्चों के पोषण के ऊपर, न्यूट्रिशन हो गया, या फिर जो इंटर हाउस होल्ड डिस्पैरिटी है उसके ऊपर भी रिसर्च में देखा गया है कि इस पर इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है उसका। और ख़ास करके एजुकेशन के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है, बच्चों के एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो जो ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशंस हैं विमेन इनकम का, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखा गया है इन कंपैरिजन टू मेल इनकम का। तो जो रूरल एम्फेसिस है, विमेन एम्पावरमेंट है, वो मतलब एक बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छी सोच है।
और अगर हमें रूरल को अर्बन के साथ जोड़ना है, या हमें लिविंग स्टैंडर्ड्स को सेम करना है, या फैसिलिटीज़ को सेम करना है, ईज़ ऑफ लिविंग को बराबर करना है अर्बन और रूरल का, तो मुझे लगता है कि विमेन को माइनस करके तो हम नहीं देख सकते। तो ये बजट बहुत ही अच्छा है उस मायने में, क्योंकि ये मॉडर्नाइजेशन की बात करता है, अपग्रेडेशन की बात करता है। जी, आई विल कम बैक टू यू डॉक्टर प्रभात। आई एम कमिंग टू डॉक्टर राठौर। जैसा अभी एग्री ड्रोन्स की बात कही गई, और मुझे लगता है युवाओं से बेहतर इस एरिया को कोई एड्रेस नहीं कर सकता। इवन कंपनीज भी R&D में या ट्रायल एंड एरर बोर्ड में चीज़ें नहीं कर पाती हैं। तो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, how do you see that this policy is going to give a boost for the startup culture, especially the drone sector? MNIT के इंक्यूबेशन सेंटर में कई सारे स्टार्टअप ड्रोन पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जी जी। और इस बजट में जो 120 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया है जी जी, फॉर ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग, फॉर ड्रोन्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, this will definitely give a boost to startup in this area. You know, drones are likely to be used in many areas. आप उनको एग्रीकल्चर में, जैसे पंकज जी बता रहे थे, वहाँ यूज़ कर रहे सप्लाई हैं, चेन का पार्ट होंगे बिल्कुल। डिलीवरी सप्लाई चेन में बात कर रहे हैं, डिफेंस में बात कर रहे हैं, सर्विलेंस में बात कर रहे हैं। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम में ले रहे हैं ड्रोन्स को, कि ये मेरा ब्रिज था, इसका पिछले वेडनेसडे और इस वेडनेसडे के कंपैरिजन में जो बिल आए हैं वो ड्रोन वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा है। नाउ ये इतने सारे सेक्टर में, हर एक सेक्टर अपने आप में कई सारे स्टार्टअप को जन्म देगा। तो ये जो ड्रोन पे फोकस है, जो PLI है, ये अपने आप में स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर स्टार्टअप के ही बारे में पुनीत जी अगर अपन बात करें, डिफेंस का कैपिटल एलोकेशन लगभग 1,52,000 करोड़ है। उसका 68% मेक इन इंडिया के लिए कहा गया है। दैट मीन्स दैट 68% ऑफ 1,52,000 करोड़ will be handled by Indian industries. This will lead to startup now, because there is what we call cascading impact on ancillaries. So industry को कुछ चाहिए, उसको अपने tier 1 tier 2 सब के लिए पार्ट चाहिएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल के आएगा। हमारे यहीं पे बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया गया है, वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, वो अपने आप में एक स्टार्टअप बन सकता है। पंकज जी ने गति शक्ति की बात की थी, वो लगभग 1 लाख, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 107 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगले 25 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाला है। ये अपने आप में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा नए स्टार्टअप के लिए, और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। एक आपने देखा होगा पुनीत जी, इसमें डिजिटल बैंक की बात हो रही है इस बजट में। जी जी, 75 डिस्ट्रिक्ट में 75 डिजिटल बैंक, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स में बिल्कुल ये है। ना ये डिजिटल बैंक कॉल्स फॉर ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन देगा? वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी स्टार्टअप आ सकते हैं। और इस बजट में डिजी करेंसी पे फोकस है, ग्रीन एनर्जी पे फोकस है। हम सोलर PV के लिए भी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दे रहे हैं। बिल्कुल। इस बजट ने डेटा सेंटर और एनर्जी स्टोरेज को इंफ्रा का स्टेटस दिया है। ये बजट स्टैंडर्डाइजेशन और बैटरीज की बात कर रही है, मतलब बैटरी स्वैपिंग को एक रियलिटी देने के लिए। चार्जअप और बैटरी स्वैपिंग में ऑलरेडी खूब सारे स्टार्टअप काम कर रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल मुझे लग रहा है कि ये बजट एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जी, पंकज जी ने जैसा कहा था कि इस बजट में डॉट्स को कनेक्ट किया गया है। जो हमारे पास युवा आबादी है, जो नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज एड्रेस करने हैं और इकोनॉमी को जो एड्रेस करना है, आई थिंक ये सारे पॉइंट्स को समावेशित करते हुए रखा गया है। चाहे वो फंड एलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया हो या
फाइनेंशियल सेक्टर में जैसे क्रिप्टो करेंसी पे भी हम चर्चा रखेंगे, डिजिटल करेंसी की जन्म की बात हो रही है, तो इन सभी सेक्टर्स में एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करने के लिए ख़ासतौर से स्टार्टअप के माध्यम से इस तरह के इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश की गई है इस बजट में। जी हाँ। मैं इस इशू के साथ में सेल्फ रिलायंस की बात पे फिर वापस आना चाहूँगा कि देश को आज़ाद हुए एक लंबा समय हो गया है। हमने धीरे धीरे करते, जैसे वैक्सीन के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की, न केवल आत्मनिर्भरता बल्कि हमने दूसरे देशों को अपना मानवीय मूल्यों का प्रदर्शन करते हुए हमने उनको मदद की। तकनीकी के क्षेत्र में हम मानते हैं कि अभी दूसरे देश या यूरोपियन देश हमसे कहीं आगे हैं, पश्चिमी देश आगे हैं। आपकी राय कि अब ये मिथ टूट रहा है और हमने किस किस तरीके से तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की है, या इस बजट में इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि वो स्ट्रेंथन होगा? जो डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, इन सब का बैकबोन आईटी है। जी जी। और आईटी में, जैसा आपने अपने स्टार्टिंग के एड्रेस में आपने कहा था कि इंडिया इज ए सुपर पावर इन आईटी। आईटी का यूज़ न केवल इन सब चीज़ों में हो रहा है, बल्कि अपन बात कर रहे थे वैक्सीन डेवलपमेंट की ना, उन सब जगह पे कंप्यूटर्स, एल्गोरिथम, एआई, एमएल, इन सब का यूज़ कर रहा है। इंडिया डेफिनेटली काफ़ी आगे है इन क्षेत्रों में, और मुझे लग रहा है आने वाली सदी भारत की होगी, भारत के युवाओं की होगी और भारत की होगी आने वाली सदी। जी जी, थैंक यू सर। कमिंग टू अरुण जी, टू यू, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता जो है वो लंबे समय से रही है। अभी तक पिछले अगर 5-7 सालों में देखें तो हमने इलेक्ट्रॉनिक असेंबलिंग में हमने काफ़ी काम किया, और धीरे धीरे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कुछ यूनिट्स भी बाहर के निवेश से शुरुआत हो पाई है। किस तरह से इस बजट में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है, और साथ में जैसा राठौर सर ने भी कहा कि स्वाइपिंग ऑफ बैटरीज़ की बात थी, क्योंकि बैटरी जनित जो वाहन है उसमें एक बड़ी समस्या यही है कि रिचार्जिंग टाइम ज़्यादा है और एट एन स्ट्रेच आप बहुत लंबी दूरी कवर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटी के बिना इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात अधूरी रह जाएगी। योर टेक ऑन दिस पर्टिकुलर इशू? देखिए, कल अपने बजट में सुने भी हैं और देखे भी हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया है। पहला तो इन्होंने इस रास्ता खोल दिया, इससे क्या मोबाइल चाहे मोबाइल चार्जर हो, चाहे और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, वो निश्चित रूप से अब कम हो गए। और यहाँ आत्मनिर्भर भारत की पुनः मैं बात करने तो जाऊँगा, जैसे यहाँ एक टीवी बनती है तो टीवी की पूरी एंसिलरी यूनिट, चाहे उसका रिमोट हो, चाहे वो बैटरी सेल की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो आईसी और कंपोनेंट्स हैं, वो सारी यूनिटें को लगाने के लिए ही अभी निर्यात को साथ में बढ़ावा देने के लिए सेज की जगह एक नई पॉलिसी बजट में कल घोषणा हुई है, वो आएगी। दूसरी बात, इन्होंने इंपोर्ट के साथ साथ इन्होंने जो अभी जो पासपोर्ट में कल जो बहुत बड़ी घोषणा की है, पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल हिसाब से जो चिप पासपोर्ट आज वो नए इस 2022 से इश्यू होना चालू हो जाएंगे। ये निश्चित रूप से जो हमारे कई फर्जीवाड़ा हो जाते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी, व्यापार के हिसाब से भी हो जाते थे, वो इलेक्ट्रॉनिक चिप ये जो लग जाएगी, इससे नए जो पासपोर्ट आएंगे ये निश्चित रूप से देश को विकास की गति की तरफ ले जाएगा। और एमएसएमई की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और आगे भी इसके लिए बहुत अच्छे, जैसे अभी बात कर रहे थे अजय जी और प्रभात जी दोनों ही, कि सोलर में 1,30,00,000 रुपया अलग से इन्होंने प्रावधान किया कि सोलर में राजस्थान के हिसाब से बात करूंगा, राजस्थान सोलर का हब है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल केंद्र सरकार ने जो बजट किया उसमें राजस्थान में विशेष फायदा देखते हुए जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, सोलर सेक्टर, इन सेक्टरों में राजस्थान को निश्चित रूप से आने वाला समय में बहुत लाभ मिलेगा, और राजस्थान भी एक इंडस्ट्रियल हब की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी, कमिंग टू डॉक्टर प्रभात, ग्रीन इकोनॉमी, जैसा राठौर सर ने भी इसका जिक्र किया, if you can throw some light on green economy and the features in this particular budget for that. ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएटर है इस बजट का। जब हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं तो ये बातचीत अधूरा रहेगा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात ना करें। लेट्स से एक एग्जांपल के लिए,
तो इस तरह की चीज़ें जो इकोनॉमी को गड़बड़ कर सकती है, या जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो अभी आ रहे हैं जैसे एनर्जी को लेकर के या क्लाइमेट एक्शंस को लेकर के, तो उसको हमें इनकॉर्पोरेट करना अपने पॉलिसीज़ में कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो ये पहली बार मैंने देखा कि इस बजट के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो मुझे लगता है कि पहली बार यूज़ हुए हैं, जैसे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़। मैंने पहले कभी नहीं देखा किसी बजट को एक्सटर्नैलिटीज़ की बात करते हुए। तो एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब ये हुआ कि आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके साथ गुड प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप बैड भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। और बैड को जब तक हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, एड्रेस नहीं देंगे, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे फ्यूचर का सवाल है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन है अगर ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को कम करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखें कि एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी, तो उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है इस बजट के अंदर। जैसे 280 गीगावाट सोलर कैपेसिटी बाय 2030, वो पॉसिबल है हमारे यहाँ। जैसे राजस्थान स्टेट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इस फील्ड में, ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात करी गई है इस बजट में, वो है सर्कुलर इकोनॉमी की बात की गई। ये भी मैंने पहली बार देखा। सर्कुलर इकोनॉमी हमारे करिकुलम में भी नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि ये बजट ये भी बताता है कि जैसे एग्रीकल्चर का जो एक एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ कि एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है उसको यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट दिए जाएंगे कि भाई आप यूनिवर्सिटी ये देखें कि भाई इस सिलेबस को रिवाइज कैसे करेंगे। तो आप अगर एग्रीकल्चर के सिलेबस को रिवाइज नहीं करेंगे तो ड्रोन्स की बात कैसे करेंगे, क्योंकि ड्रोन्स तो अभी तक सिलेबस के अंदर है नहीं। तो आपको ये सब चीज़ें लानी पड़ेगी सिलेबस के अंदर। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि ये जो बजट है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है और ये डॉट्स को कनेक्ट करता है हर तरफ से। जैसे अगर वो क्लाइमेट एक्शन की बात करता है और इसमें जो प्रोविजंस लाए हुए हैं उसको हम लिंक करते हैं स्किल के साथ, उसको हम लिंक करते हैं अपस्किलिंग के साथ, उसको हम लिंक करते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब जैसे डिजिटल अगर हो जाएगा तो अभी जैसा सर ने बताया कि अगर डिजिटल जितना आगे बढ़ेगा, जैसे डिजिटल बैंकिंग हो गया या डिजिटल यूनिवर्सिटी आ गई, तो सबके पास सब कुछ होगा। अब अगर गाँव में बैठा हुआ व्यक्ति और बच्चा वो डिसएडवांटेज फील नहीं करेगा, वो उसको वही चीज़ें मिल सकती हैं जो अर्बन सेंटर में बैठा हुआ एक व्यक्ति ले सकता है। तो मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजैक्शन अगर आ गई तो करप्शन अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो हम अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर ला सकते हैं। और तो देखा भी गया कि हमारे जो टोल टैक्सेस का कलेक्शन है वो बढ़ गया है, हमारे करदाता है डबल हो गए। कहाँ पहले 3 करोड़ होते थे, अब 6 करोड़। एब्सोल्युटली, लोग तो चाहते हैं कि वो पे करें। अगर रेट कम है तो लोग, जैसे टैक्स के फील्ड में देखा गया है, जी। उसको हम लोग कहते हैं लैफर कर्व। लैफर कर्व ये बताता है कि अगर टैक्स रेट को आप बहुत ज़्यादा आगे कर देंगे तो टैक्स बॉयंसी या टैक्स कलेक्शन आपकी कम हो जाएगी। तो रेट को थोड़ा रेशनलाइज रखना चाहिए, तब लोग चाहते हैं कि वो पे करें। तो जब अगर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, लोगों को ये पता है कि हमें ये पे करना है, तो लोग करेंगे पे। 2 और बातें इसमें जो आपने पूछा उसके संदर्भ में, एक है लो कार्बन इकोनॉमी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो लो कार्बन इकोनॉमी है या जीरो फॉसिल, ये सिर्फ गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात नहीं रहेगी। इसमें हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि आगे आने वाले टाइम में इसको ग्रास रूट लेवल पर, जैसे मान लीजिए हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी ऑफिस को या किसी इंस्टीट्यूशन को, या हम अपने घर को, फॉर एग्जांपल हम अपने घर के लेवल पर क्या हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि एनर्जी कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, उस तरीके पर बात करनी पड़ेगी। एनर्जी फुटप्रिंट्स की बात करनी पड़ेगी। तो ये एक जो रियलाइजेशन है, ये एक मूवमेंट है, एक वेव है जिसको कि घर घर में पहुंचाने की ज़रूरत है अगर हम लो कार्बन इकोनॉमी की बात करते हैं। और दूसरा जो है वो है कि ये जितनी भी चीज़ें कार्बन या क्लाइमेट एक्शन के अंदर, बजट के अंदर डाली गई हैं, उससे न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ निकल के सामने आ रही हैं जिसके बारे में हमें पहले नहीं पता था। तो वो जो नए मॉडल ऑफ बिजनेस आ रहे हैं उसमें स्टार्टअप्स अभी काफ़ी तेज़ी से डेवलप करेंगे। अभी तो हमने देखा है राइज ऑफ यूनिकॉर्न्स, तो अभी तो एक वेव आने वाला है यूनिकॉर्न्स का। और अगर कोई 22 साल का यूथ और 25 साल का यूथ जो है वो बिलियनर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हमारे यहाँ आ गई। कमिंग टू प्रोफेसर राठौर, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। शिक्षा अभी तक होता था कि विद्यार्थी शिक्षा के द्वार जाता था, विद्यालय जाता था, शिक्षा अब उसके द्वार आ गई है। इस बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात रखी गई है। हाउ दिस इनिशिएटिव इज गोइंग टू give a benefit to the end user, your opinion on that? Puneet ji, it was coming. The digitization of education was coming. COVID only accelerated it. Long back, MIT started OCW, Open Courseware, long back. And most
टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो ये तो आना ही था, कोविड ने इसको एक्सेलरेट कर दिया और इस बजट ने इसको फॉर्मलाइज कर दिया। वंडरफुल। ये एक कदम है जो एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा रहा है और आई वुड से यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की तरफ ये कदम है। ये जो डिजिटल यूनिवर्सिटी जिसकी ये बजट बात कर रहा है उसमें इट्स ए हब एंड स्पोक मॉडल। हब विल प्रोवाइड कटिंग एज आईसीटी इंफ्रा और स्पोक जो हैं हब से निकलने वाले वो आई बिलीव, हालांकि ज़्यादा अभी इसमें बताया नहीं गया, लेकिन आई बिलीव यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स लाइक अस वी विल वर्क एज स्पोक। आइडिया ये है कि रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाए। नाउ ये कदम अगर मैं NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो ये यहाँ कुछ सिनर्जी नज़र आ रही है। NEP 2020 फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रही है, NEP 2020 क्रेडिट बैंक की बात कर रही है, NEP 2020 ये कह रही है कि मैंने 2 साल पढ़ाई की, उसके बाद में मैंने 2 साल नौकरी की, फिर मैं जाके मेरी पढ़ाई को कर सकता हूँ ना। और साथ साथ में NEP कहीं ना कहीं हाइब्रिड एजुकेशन की भी बात कर रही है जी, ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन की, MOOC कोर्सेज की, इनकी बात भी कर रही है। तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छा इंटीग्रेशन है डिजिटल यूनिवर्सिटी के प्रोविज़न का, NEP के जो आइडियाज़ हैं उनके साथ एक अच्छा लिंक बैठेगा। और चूंकि यूनिवर्सिटी है तो जाहिर है कि वो डिग्रीज भी देगी, जी जी, सर्टिफिकेट्स भी देगी, डिप्लोमास भी देगी। तो दूर दराज बैठा हुआ बच्चा व्यक्ति भी उसे लाभान्वित अगर किसी एरिया में अपनी नॉलेज को विकसित करना चाहता है तो वो रजिस्टर करके कर सकता है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है चूँकि बजट एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा के दौर चलते रहने अति आवश्यक है, लेकिन समय की लिमिटेशन है और हमें आज की चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। आप तीनों को बहुत 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 धन्यवाद। आप थैंक यू वेरी मच अवगत कराया, लेकिन सबसे ज़रूरी आप हैं। इस बजट में हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ रखा गया है। बजाय ये देखने की कि सरकार ने किसको क्या दिया है, आपको ये देखना है कि मैं इस बजट में मेरे लिए क्या चीज़ है, क्या मैं अपने आप को उसमें इंटीग्रेट कर सकता हूँ, मैं उससे लाभ ले सकता हूँ और समाज के और राष्ट्र के विकास में लाभ दे सकता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।